हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 2, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। दोस्तों, इससे पहले हम चैप्टर 1 फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सभी वीडियोज़ के अपडेट्स लगातार मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। दोस्तों, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन की एक लहर सी आ चुकी थी। यह दौर गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। औद्योगिक क्रांति के दुष्परिणाम, दोस्तों उस समय औद्योगिक क्रांति तो हो रही थी, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी थे, जैसे कि काम की लंबी अवधि, कम मजदूरी, बेरोजगारी और आवास की कमी, साफ सफाई की व्यवस्था में कमी। तो इन चीज़ों ने लोगों को इस पर सोचने को मजबूर कर दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए थे। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त देने के लिए तीन अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ: उदारवादी विचारधारा, रूढ़िवादी विचारधारा और नंबर 3 परिवर्तनवादी विचारधारा। तो हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उदारवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। उदारवादी लोग व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। इनके मुख्य विचार क्या थे? इनके मुख्य विचार थे, ये अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, नंबर 1। नंबर 2, सभी धर्मों का आदर और सम्मान चाहते थे, व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे और प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे, और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट का अधिकार के पक्ष में थे। ये 18 से ऊपर सभी वयस्कों को मत देने के पक्ष में नहीं थे, केवल उन्हीं लोगों को मत का अधिकार देने के पक्ष में थे जो संपत्ति धारक थे। दोस्तों, आगे हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी ये एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कार्य करती है। इनके मुख्य विचार क्या थे? उदारवादी और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे ये लोग। अतीत का सम्मान करते थे, यानी ये अपनी परंपराओं को बदलना नहीं चाहते थे। जो उनकी पुरानी परंपराएं थी उनको ये जारी रखना चाहते थे, और बदलाव की प्रक्रिया ये धीमी चाहते थे। ये एकदम से बदलाव ना हो समाज के अंदर, बदलाव धीरे धीरे हो, ये लोग चाहते थे। और तीसरा है परिवर्तनवादी। ऐसी विचारधारा जो क्रांतिकारी रूप से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। आई रिपीट, ऐसी विचारधारा जो क्रांतिकारी रूप से मतलब एकदम से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता है। इसकी विचारधारा क्या थी? बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे, बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त मताधिकार का ये विरोध करते थे, और संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे, यानी कि संपत्ति कुछ लोगों तक ही सीमित ना रहे। जब ये निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, और महिला मताधिकार के आंदोलन के समर्थक थे ये लोग। महिलाओं को भी मत देने का अधिकार हो, ऐसा ये लोग चाहते थे। और दोस्तों, इसके आगे आता है समाजवादी विचारधारा। दोस्तों, समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी है, और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा थी। ये लोग निजी संपत्ति का विरोध करते थे, सामूहिक समुदायों की रचना करते थे, ऐसा विचार था रॉबर्ट ओवन का। और सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने के पक्ष में थे, लुई ब्लॉक का विचार था। और सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व होना चाहिए, ये विचार था कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का। दोस्तों, औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन उस समय में किस तरह से था? दोस्तों, यह एक ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, और रेलवे का भी काफी विस्तार हो चुका था।
औरतों, आदमियों और बच्चों और सबको कारखानों में लगा दिया गया था। काम के घंटे बहुत लंबे होते थे, मजदूरी बहुत कम मिलती थी और बेरोजगार की समस्या उस समय आम समस्या थी। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई की का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरियां करते थे। अब आता है दोस्तों यूरोप में समाजवाद का आना। समाजवाद यूरोप में किस तरह से आया, इसके बारे में पढ़ेंगे। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है और वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं, जो उसकी संपत्ति को और बढ़ाते हैं। और इसलिए उनका कहना है कि अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो जाए तो सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दिया जा सकता है। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग अलग किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। समाजवाद के लिए समर्थन। 1870 का दशक आते आते समाजवाद विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। काम के घंटों में कमी और मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया था। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन किया गया था। अब बात करेंगे रूसी क्रांति की। दोस्तों फरवरी 1917 में फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। मैं रिपीट करता हूं, फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटनाओं को रूसी क्रांति कहा जाता है। अब बात करेंगे रूसी समाज की। उस समय में रूसी समाज की क्या व्यवस्था थी। 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। जार पद हुआ करता था और निकोलस वहां पर शासक था। मास्को के आसपास पढ़ने वाले छात्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और बेलारूस के कुछ हिस्से भी रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। और रूसी समाज की अर्थव्यवस्था किस तरह की थी। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता खेती पर निर्भर करती थी, यानी उन्नीस उन्नीस के शुरुआती दशक में 85% जनता खेती पर निर्भर करती थी। कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी, जहां काम की दशाएं बेहद खराब थी क्योंकि काम के जो घंटे थे वो काफी लंबे थे और मजदूरी कम थी। यहाँ के किसान समय समय पर अपनी सारी जमीन अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। रूस में एक निरंकुश राजशाही का शासक था। निरंकुश मीन्स एक तानाशाह जिस पर किसी का अंकुश न हो। 1904 में रूसी चीजों की जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने लगी थी। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे थे। अब बात करेंगे रूस में समाजवाद की। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थीं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया था। यह एक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे।
19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी यानी समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन गठन कर लिया था। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों की कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना होती है खूनी रविवार। दोस्तों, जार की घोषणाओं से सुधारवादी संतुष्ट नहीं थे। इस आंदोलन में श्रमिक वर्ग भी सम्मिलित हो चुका था और जनवरी 1905 में राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग में हड़तालें हुई थी। श्रमिक संगठन पर एक उदारवादी पादरी फादर गोपन का प्रभाव था। फादर गोपन को अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए आंदोलन को राजनीतिक रूप भी देना पड़ा। उसके नेतृत्व में राजधानी के श्रमिकों ने कई मांगों को लेकर हड़ताल कर दी। वार्ता असफल होने के बाद गोपन ने जार के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने का निश्चय किया। तो इसी के उपलक्ष्य में 22 जनवरी 1905 को रविवार के दिन उसके नेतृत्व में हजारों श्रमिकों का जुलूस शांतिपूर्ण था, लेकिन महल के सामने आते ही आ, उस जुलूस पर गोलियां चला दी गईं। मैदान में सैनिकों ने उस पर गोलियां चला दी, जिससे सैकड़ों प्रदर्शनकारी मर गए। क्योंकि उस दिन रविवार था तो इस घटना को खूनी रविवार नाम दिया गया और यहीं से क्रांति आरंभ हो गई 22 जनवरी 1905 से। तो 1905 की क्रांति की जो घटनाएं हैं वो इस तरह से हैं। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना यानी कि खूनी रविवार से हुई। सारे देश में हड़तालें होने लगी और विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्य वर्गीय कामगारों में संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन की स्थापना कर ली और जार एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद ड्यूमा ड्यूमा का जार ने गठन कर दिया। एक परामर्शदाता संसद बनाई गई। मात्र 75 दिनों के भीतर पहली ड्यूमा और 3 महीने के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया। तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया ताकि उसकी शक्ति पर अंकुश ना लगे, यानी अपने पक्ष के लोगों को ही उसमें शामिल कर लिया था। तो दोस्तों, अब बात आती है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य की बात करेंगे। सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था, जो 1918 तक चला। इसमें दो खेमों केंद्रीय शक्तियां, जिनको ध्रुवीय शक्तियां भी बोलते हैं, ध्रुवीय राष्ट्र, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, और मित्र राष्ट्र में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जनता का समर्थन कम होने लगा और लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो नाम था वो था जर्मन, तो जर्मन नाम था। इसको बदलकर लोगों ने पेट्रोग्राद रख दिया। सन 1914 से लेकर 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों, इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मनों की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से लगभग रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। तो दोस्तों, अब बात आती है फरवरी क्रांति की। फरवरी क्रांति की क्या क्या घटनाएं हुई उनको आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे फरवरी क्रांति के कारण। दोस्तों, फरवरी क्रांति के कारण है, नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध का लंबा खिंचना, और दूसरा रास्पुतिन का प्रभाव, तीसरा सैनिकों का मनोबल गिरना, क्योंकि लड़ाई बहुत लंबी चल चुकी थी, और शरणार्थियों की समस्या,
और खाद्यान्न की कमी, उद्योगों का बंद हो जाना और असंख्य रूसी सैनिकों की मौत, लगभग 70 लाख से ज्यादा की इसमें मौत हो चुकी थी। इसलिए फरवरी क्रांति हुई। तो फरवरी क्रांति की जो घटनाएं हैं वो इस तरह से हैं। 22 फरवरी 1917 को फैक्ट्री में तालाबंदी हुई और 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल हुई और हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव किया गया। राजा द्वारा कर्फ्यू लगाया गया। 25 फरवरी को डीमा को बर्खास्त कर दिया गया और 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। सिपाही एवं मजदूर संगठन सिपाहियों और मजदूरों ने मिलकर सोवियत का गठन कर लिया और 2 मार्च सैनिक कमांडर की सलाह पर जार द्वारा गद्दी को छोड़ दिया गया। फरवरी क्रांति के प्रभाव क्या हुए? एक तो नंबर 1, रूस में जारशाही का अंत हो गया। दूसरा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ और अंतरिम सरकार में सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने शिरकत की। दोस्तों, अब बात आती है अप्रैल थीसिस। दोस्तों, महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे थे। उन्होंने 3 मांगे की जिनको अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया। सबसे पहला, नंबर 1, उन्होंने घोषणा की युद्ध की समाप्ति। दूसरा, सारी जमीनें किसानों के हवाले कर दी जाएं और तीसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। अब बात आती है अक्टूबर क्रांति की। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर के मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर की क्रांति कहा गया। 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविकों के नियंत्रण में आ गया और इस तरह अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुई। अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदला? नंबर 1, निजी संपत्ति का खात्मा हुआ। बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और अभिजात्य वर्ग की पुरानी पदवियों पर रोक लगा दी गई। रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। जीवन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू हो गई और गृह युद्ध का आरंभ हो गया। गृह युद्ध। क्रांति के पश्चात रूसी समाज में 3 समूह बन गए। नंबर 1, बोल्शेविक, जिनको रेड्स कहा गया, रेड्स, और सामाजिक क्रांतिकारी जिनको ग्रीन्स कहा गया, और जार समर्थक जिनको व्हाइट्स कहा गया। जो राजा के पक्ष में होते थे उनको व्हाइट्स कहा गया। तो इनके मध्य गृह युद्ध शुरू हो गया। ग्रीन्स और व्हाइट्स को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन से समर्थन मिला क्योंकि ये समाजवादियों से सशंकित थे। क्योंकि समाजवादी लोग इनका विरोध करते थे, इसलिए ये समाजवादी लोगों से डरते थे। तो दोस्तों, इस तरह हमने महत्वपूर्ण नोट्स यहाँ पे डिस्कस किए। इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है 1905 से पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां क्या क्या थीं? तो दोस्तों, 1905 से पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को जानने के लिए आइए देखते हैं। नंबर 1, 1905 से पहले रूस में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियां बहुत ही विकट थीं, जिसने वहां पर एक बड़ी क्रांति को 1905 क्रांति के रूप में जन्म दिया। और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का लगभग 85% लोग कृषक थे, क्योंकि तो रूस अनाज का एक प्रमुख निर्यातक देश था और उद्योग केवल जेब में पाया गया। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। कभी रूस अनाज का एक प्रमुख निर्यातक था। उद- व्यापार, व्यापक भ्रष्टाचार और शोषण के कारण कभी कभी श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती थी और काम के घंटे की कोई सीमा नहीं थी। रूस का शासन एक निरंकुश जार द्वारा शासित था। जार एक स्वेच्छाधारी
भ्रष्ट दमनकारी शासक था। उन्होंने लोक कल्याण कल्याण को नजरअंदाज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप किसानों और श्रमिकों की स्थिति बेहद खराब हो गई, और मजदूर और किसान दोनों ही बटे हुए थे। किसानों ने अक्सर कर देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा लोकतांत्रिक प्रयोगों से प्रभावित होने के कारण रूसियों ने भी एक जिम्मेदार सरकार की मांग की, लेकिन उनकी सभी मांगों को ठुकरा दिया गया। नतीजन यहाँ तक कि उदारवादी सुधारकों ने क्रांतियों की बात करना शुरू कर दिया। जार निकोलस के शासन के दौरान विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि श्रमिकों और किसानों सहित आम जनता की सरकार में कोई नहीं सुनता था। स्थिति इतनी विस्फोटक हो गई थी कि उदारवादियों ने भी इस राज्य को समाप्त करने का अभियान चलाया। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना 1898 में समाजवादियों ने की थी, जो मार्क्स के विचारों का सम्मान करते थे। 1903 में इस पार्टी को दो समूहों में बांटा गया, मृनसेविक और बोलशेविक। बोलशेविक, जो बहुमत में थे, का नेतृत्व लेनिन ने किया था, और जो मार्क्स के बाद समाजवाद पर सबसे बड़ा विचारक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, 1917 से पहले यूरोप के अन्य देशों से अलग रूस में कामकाजी आबादी किस तरह से थी? तो रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखानों के श्रमिकों की तरह काम करने वाली आबादी अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में बहुत खराब थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस की निरंकुश शासन के कारण था, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीति द्वारा इन लोगों को दिन प्रतिदिन शोषण किया था। उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के हाथ में चली गई थी। यूरोपीय देशों में किसानों ने रईसों का सम्मान किया और उनके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन रूस में किसान चाहते थे कि रईसों की जमीन उन्हें दी जाए। विभिन्न दमनकारी नीतियों और हताशा के कारण अक्सर उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या कर दी। कारखाने के मजदूरों की हालत भी इतनी दयनीय थी। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए श्रमिकों का शोषण किया। कई बार इन श्रमिकों को न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती थी। उनके काम करने की कोई सीमा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें दिन में 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। उनकी स्थितियां इतनी दयनीय थी कि 1917 की रूसी क्रांति की शुरुआत तक उनके पास ना तो राजनीतिक अधिकार थे और न ही सुधार पाने की कोई उम्मीद थी। तीसरा क्वेश्चन है, 1917 में जारवादी निरंकुशता का पतन क्यों हुआ? दोस्तों, रूसी लोगों की स्थिति विशेष रूप से किसानों और कारखाने के श्रमिकों की तरह काम करने वाले लोगों की स्थिति बहुत दयनीय थी। यह मुख्य रूप से जार निकोलस सेकंड की नपुंसक सरकार के कारण था, जैसे कि हमने डिस्कस किया अभी, जिसने अपनी भ्रष्ट और दमनकारी नीतियों द्वारा इन लोगों का दिन प्रतिदिन जीवन यापन मुश्किल कर दिया था। ऐसी नीतियों के परिणाम स्वरूप 1917 में उसकी निरंकुशता ध्वस्त हो गई थी। निम्नलिखित बिंदु रूस की कामकाजी आबादी की दयनीय स्थिति की पृष्ठभूमि को इंगित करते हैं, जो 1917 में जारवादी निरंकुशता के पतन का मुख्य कारण भी था। नंबर 1, किसानों ने भूमि पर काम किया, पर उनकी अधिकांश उपज भूमि मालिकों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के हाथों में चली गई। विभिन्न दमनकारी नीतियों और हताशा के कारण अक्सर उन्होंने किराया देने से मना कर दिया और यहाँ तक कि जमींदारों की हत्या भी कर दी। दूसरा पॉइंट है, श्रमिकों की स्थिति बहुत ही विकट थी। वे कोई व्यापार नहीं बना सकते थे। अधिकांश उद्योग निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जा रहे थे। कई बार इन श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती थी और उनके काम करने की कोई सीमा नहीं थी। 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था। तीसरा है, जार का निरंकुश शासन काफी अक्षम हो गया था। वह स्वेच्छाधारी, भ्रष्ट और दमनकारी शासक था, जिसने कभी लोगों की परवाह नहीं की। कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं ने भी लोगों को एक मानक विद्रोह उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और 1905 ईस्वी की क्रांति ने उसे 1917 का एक ड्रेस रिहर्सल भी साबित किया। पहले विश्व युद्ध में जार की भागीदारी और हार ने जार ने जो प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और उसमें उसे जो हार मिली, उसने ऊंट की पीठ तोड़ने के लिए आखिरी तिनके का काम किया। और अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति के तुरंत बाद बोल्शेविकों द्वारा क्या क्या मुख्य परिवर्तन लाए गए?
जो परिवर्तन लाए गए वो इस तरह से हैं। नंबर एक, बोल्शेविक किसी भी निजी संपत्ति के पक्ष में नहीं थे, इसलिए अधिकांश उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा, भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित किया गया और किसानों को उस भूमि को जब्त करने की अनुमति दे दी गई जिस पर उन्होंने काम किया था। तीसरा है, शहरों में परिवार की आवश्यकताओं के अनुसार बड़े घरों का विभाजन किया गया था। अभिजात वर्ग के पुराने शीर्षकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया। और दोस्तों अब लास्ट में कुछ पंक्तियां लिखकर बताएं कि आप क्या जानते हैं कुलक। सबसे पहले हमको बताना है कुलक के बारे में। कुलक क्या होते थे? कुलक ये सोवियत रूस के अमीर किसान थे। 1927-28 तक सोवियत रूस के कस्बों को अनाज की आपूर्ति की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कुलकों को इसके लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार माना गया। इसको यानी स्टालिन को भी खेतों को विकसित करना था और औद्योगिक लाइनों के साथ पार्टी के नेतृत्व भी उन्हें चलाना था। इसलिए स्टालिन ने सोचा कि कुलकों को खत्म करना जरूरी है। कुलक कौन थे? सोवियत रूस के अमीर किसान थे। द ड्यूमा, ड्यूमा क्या था? 1905 की क्रांति के दौरान जार ने रूस में एक निर्वाचित सलाहकार संसद के निर्माण की अनुमति दी थी और रूस में इस निर्वाचित सलाहकार संसद को ड्यूमा कहा गया। 1900 से 1930 के बीच महिला कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका थी, क्या उनका योगदान था, ये हमको बताना है। 1905 की रूसी क्रांति, 1917 की फरवरी क्रांति के दौरान महिला श्रमिकों ने भी रूस के भविष्य को आकार देने में भाग लिया। 1914 तक फैक्ट्री श्रम बल का 31% हिस्सा महिला श्रमिकों का था, लेकिन उन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता था। महिला श्रमिकों को न केवल कारखानों में काम करना था बल्कि अपने परिवार और बच्चों की देखभाल की भी करनी थी। वे देश के सभी मामलों में बहुत ही सक्रिय थीं। वे अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों से प्रेरित रहती थीं। नहीं, वे अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती थीं। उदाहरण के लिए आइए हम टेलीफोन फैक्ट्री में एक महिला कार्यकर्ता मार्फा वासलेवा की घटना को लें। उन्होंने बढ़ती कीमतों और फैक्ट्री के मालिकों को के उच्च स्तर के खिलाफ आवाज उठाई और एक सफल हड़ताल का आयोजन किया। मार्फा वासिल्वा का उदाहरण अन्य महिला श्रमिकों द्वारा लिया गया था और वे तब वे तब तक बेकार नहीं बैठी थी जब तक उन्होंने रूस में एक समाजवादी साम्राज्य की स्थापना नहीं कर ली। और अंत में बात करेंगे स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम क्या था। दोस्तों 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अनाज की आपूर्ति की तीव्र समस्या का सामना कर रहे थे। स्टालिन उस समय जो पार्टी के नेता थे उन्होंने इस समस्या के कारणों की जांच की और तदनुसार कुछ आपातकालीन उपाय पेश किए। 1929 ईस्वी में स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम इन उपायों में से एक था। इस कार्यक्रम के तहत पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेती को कौल खोज कहा जाता था, सामूहिक खेती करने के लिए मजबूर किया। सामूहिक खेत से होने वाला लाभ और उपज किसानों द्वारा साझा किया जाता था, यानी बांट लिया जाता था। हालांकि जो किसान सामूहिकता का विरोध करते थे उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। वे कई कारणों से सामूहिक खेती में काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन स्टालिन की सरकार ने कुछ स्वतंत्र खेती की अनुमति दी, लेकिन ऐसे कृषकों के साथ विषम व्यवहार किया। दोस्तों सामूहिक खेती का मतलब है कि छोटे छोटे खेतों को एक जगह मिला के, छोटे छोटे किसानों को एक जगह मिला के एक बड़ी मात्रा में खेती की जाती थी जिसको कॉल खोज कहा जाता था। और अगला है, स्टालिन ने सामूहिक कार्यक्रम के बावजूद उत्पादन में तुरंत वृद्धि नहीं हुई और वास्तव में 1930 से 33 की खराब फसल ने सोवियत इतिहास के सबसे बुरे अकालों में से एक को जन्म दिया। तो दोस्तों ये था स्टालिन का सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक खेती, कॉल खोज।
और दोस्तों, इस तरह से आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हमने सभी इम्पोर्टेंट नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।